2024 की चैंपियन टीम जब इस बार आईपीएल ऑक्शन के लिए उतरी तो उनके सामने चैलेंज यही था, क्या ये पिछले साल जैसी मजबूत टीम बना सकते हैं, क्या उससे बेहतर टीम बना सकते हैं। इन्होंने इस बार के आईपीएल ऑक्शन में अपना कोर तो रिटेन कर लिया है, लेकिन क्या ऐसी टीम बना ली है जो 2025 में एक बार आईपीएल जीतने के लिए फिर से तैयार हो गई है। तो क्या केकेआर तैयार हो गई है? केकेआर की टीम का हम रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और फिर नजर डालिए केकेआर के इस स्क्वाड पर, जहां पर हम प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन करेंगे, कौन सा प्लेयर गया है और कौन सा प्लेयर उसकी जगह पर आया है। तो सबसे पहला नाम क्विंटन डिकॉक का आपको दिखेगा और पिछले बार इनके लिए फिल सॉल्ट खेल रहे थे। सो क्विंटन डिकॉक वर्सेस फिल सॉल्ट, ये डाउनग्रेड है या अपग्रेड है? लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं इस पे, लेकिन क्विंटन डिकॉक जिस तरह के बल्लेबाज हैं वो चाहते हैं कि बॉल बल्ले पर आए, और कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान आजकल जैसी विकेट होती है बहुत ही ट्रू विकेट होती है बल्लेबाजी के लिए। सो डेफिनेटली क्विंटन डिकॉक उस तरह के विकेट पर बल्लेबाजी करना एंजॉय करेंगे। किसी भी मामले में क्विंटन डिकॉक फिल सॉल्ट से कमतर नहीं है, उनका एक्सपीरियंस भी उनके साथ है। फिल सॉल्ट ने बहुत इंपैक्टफुल पारियां खेली, बट शायद उतनी लंबी पारियां उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली थी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो हर खिलाड़ी का अपना एडवांटेज या अपना डिसएडवांटेज होता है। फिल सॉल्ट के साथ जो एडवांटेज था वो आपको क्विंटन डिकॉक के साथ नहीं मिलेगा, और क्विंटन डिकॉक के साथ जो एडवांटेज है वो आपको फिल सॉल्ट के साथ नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। हाइप भले ही क्विंटन डिकॉक की कम हो, लेकिन टी20 क्रिकेट में वो इंपैक्टफुल प्लेयर हैं। जो काम उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए किया, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए किया, वो काम वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद रोवमन पॉवेल को ऐड किया है तो आंद्रे रसल के बैकअप के रूप में, लेकिन मेन आपको यहां पर देखना है कि जो खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 में फीचर करेंगे उसमें से कितने चेंजेस होंगे। उसके बाद आंद्रे रसल तो वो खुद हो गए, सुनील नरैन खुद हो गए, इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज पिछले साल भी थे, यहां पर भी मुझे लगता है कि बैकअप की भूमिका में रहेंगे। देन रिंकू सिंह का नाम लें, रमनदीप सिंह का नाम लें, ये सारे वही खिलाड़ी हैं जो पिछले साल थे। वेंकटेश अय्यर, अंग्रेश रघुवंशी, मोइन अली का इंक्लूजन हुआ है इनकी टीम में। अब मोइन अली भी इनके 11 के प्लेयर नहीं होंगे, बट मोइन अली एक यूटिलिटी प्लेयर तो हैं। इस टीम में कितना रोल निभा सकते हैं वो एक आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, बट मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह से मोइन अली इनकी 11 में फीचर करेंगे। बहुत मुश्किल होगा जब आपको, अगर मान लीजिए सुनील नरैन को नहीं खिला पा रहे हैं किसी वजह से, कुछ इंजरी है कुछ है, देन उस केस में मोइन अली को आप लेके आ सकते हैं, उनकी जगह बैटिंग करा सकते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, और गेंदबाजी आपको करके दे सकते हैं। उसमें केकेआर की टीम बहुत कमजोर होगी, लेकिन बैकअप अगर आपको रखना है मोइन अली को तो मुझे नहीं लगता है कि ये बुरा ऑप्शन है। उसके बाद मनीष पांडे, अब श्रेयस अय्यर गए हैं तो मनीष पांडे को आप लेके आ गए हैं, ये शायद लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं। लुबनु सिसोदिया को ये लेके आए हैं, इंडियन विकेट कीपर, पिछले बार भी इनके पास कोई अच्छा नहीं था, और लुबनु सिसोदिया यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर हैं। अब देखना रहेगा कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। और फिर अजिंक्य रहाणे, शायद अगर आप गौर से देखेंगे तो बैटिंग ऑर्डर में नीतीश राणा का जाना वो एक चीज हो सकती है, और दूसरा श्रेयस अय्यर का, क्योंकि ये दो मेन प्लेयर थे और दो डिफरेंट तरह से बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर थे जिन्होंने इंपैक्ट बहुत छोड़ा केकेआर के लिए मिडिल ऑर्डर में। और श्रेयस अय्यर की वजह से वो स्टेबिलिटी और मेन चीज जो आपको मिली वो कप्तानी। फिर आप अगर स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो दो स्पिनर तो वही हैं, सुनील नरैन और वरुण चक्रवर्ती। मयंक मार्कंडे सुयश शर्मा की जगह पर आ गए, शायद आप लाइक टू लाइक कह सकते हैं। इस वक्त जैसी परफॉर्मेंस दोनों की जा रही है, अनुकूल रॉय पहले भी थे अभी भी हैं, और मोइन अली को इन्होंने और ऐड कर लिया है। तो स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से कमतर हुए हैं। उसके बाद फास्ट बॉलिंग में अगर बात की जाए तो फास्ट बॉलिंग में इन्होंने एनरिच नॉकियो को लिया है, जो शायद अपनी बेस्ट क्रिकेट इस वक्त पर नहीं खेल रहे हैं। मिचेल स्टार्क ने पिछली बार इनके लिए जैसा भी प्रदर्शन किया हो, लेकिन जो मिचेल स्टार्क ने डिफरेंस डाला नॉकआउट गेम में, वो कभी भी एनरिच नॉकियो इनके लिए नहीं डाल सकते। साउथ अफ्रीकन है, आप समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, जैसी उनकी क्रिकेट जा रही है ना, वो भी एक चीज है कि हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका उनको टी20 क्रिकेट में नहीं खिला रही है, तो उनके लिए फिटनेस एक बड़ी मुसीबत रही है, गेंदबाजी भी उतनी बेहतर हुई नहीं है। अब केकेआर ने उनको पिक किया है, देखते हैं चीजें उनके लिए कैसी जाती हैं। बाकी हर्षित राणा वही है, उमरान मलिक का एक अच्छा इंक्लूजन है, फास्ट बॉलर, तेज गेंदबाज जो 150 को क्लॉक कर सकता है, तो वो मुझे लगता है कि खिलाने की जगह भी बन सकती है। स्पेंसर जॉनसन एक और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ले आए हैं, तो कम से कम दो हो गए। पिछली बार दुष्मंता चमीरा और मिचेल स्टार्क थे, इस बार भी इनके पास दो हैं, बट क्वालिटी में तो आपने कॉम्प्रोमाइज किया है। वैभव अरोरा वही हैं, उसके अलावा आंद्रे रसल फास्ट बॉलिंग कर सकते हैं, और ऑलराउंडर्स में अगर आप और खिलाड़ियों को देखें तो रमनदीप सिंह एंड रोवमन पॉवेल हैं,
जो एज ए ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब इनकी 11 बनाते हैं जिससे इनकी टीम की तस्वीर और साफ होगी। और 11 बनाने से पहले इनके सामने जो बड़ा सवाल रहेगा कि इस टीम की कप्तानी कौन करेगा। इन्होंने वेंकटेश अय्यर के लिए बड़ा अमाउंट खर्च किया है, लेकिन क्या उनको कप्तान बनाएंगे? खबर यह आ रही है कि अजिंक्य रहाणे इस टीम में कप्तानी कर सकते हैं। और अगर अजिंक्य रहाणे की लीडरशिप स्किल की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त है। बट क्या टी20 क्रिकेट में आज के दौर में अजिंक्य रहाणे अपनी जगह पहली चीज बना सकते हैं? फिर कप्तानी कैसी करेंगे? क्योंकि उन्होंने इससे पहले राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की हुई है। वहां पर एज ए कैप्टन वो शायद उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने इफेक्टिव वो इंडिया के लिए एज ए टेस्ट कैप्टन रहे। तो उनकी भी कप्तानी ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट है। मुंबई की कप्तानी उन्होंने बहुत की है, एक्सपीरियंस बहुत है। और अगर आप सारे ऑप्शंस में से देखें तो अजिंक्य रहाणे बुरे विकल्प नहीं है। अभी भी आपके लिए मिडिल ऑर्डर खेल सकते हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी कि ऊपर से रन बन गए हैं तो अजिंक्य रहाणे को मत भेजिए, अगर नहीं बने तो फिर आप अजिंक्य रहाणे को अपने नंबर पर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ओपनर्स की बात करें तो सुनील नारायण मुझे लगता है कि फिर से ओपन करेंगे। और जो फॉर्मूला आपके लिए पिछले साल सक्सेस हुआ है तो उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। तो सुनील नारायण एक तरफ से और दूसरी तरफ से क्विंटन डिकॉक, दो लेफ्ट हैंडर टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपन कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण की जोड़ी भी उतनी ही इफेक्टिव हो सकती है जितनी फिल सॉल्ट और सुनील नारायण की जोड़ी थी। उसके बाद 3 नंबर तो अब इनको अंग्रेज रघुवंशी को खिलाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा इंक्लूजन है। पिछले साल उनको नीतीश राणा की वजह से बाद में कुछ मौके नहीं मिल पाए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पूरे मौके मिलेंगे। और जो नीतीश राणा की कमी है, अंग्रेज रघुवंशी इस टीम को खलने नहीं देंगे। देन 4 नंबर पर फिर आपको कप्तान को लाना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे को। और ऐसे में फिर वेंकटेश अय्यर को नीचे जाना पड़ेगा, जो कि वो पहले से तैयारी कर रहे हैं। शायद उनको मैसेज दे दिया गया था कि इस बार आपका बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है, क्योंकि चंद्रकांत पंडित जो एमपी के भी कोच हैं और केकेआर के भी कोच हैं, इसीलिए वेंकटेश अय्यर इस बार आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में देख रहे हैं कि लगातार 5 नंबर और 6 नंबर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है। वैसे वो अपनी टी20 टीम के लिए केकेआर के लिए नंबर 3 भी खेले, ओपन भी किया है, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं। लेकिन इस बार पहले से उनकी तैयारियां साफ दिख रही हैं कि वेंकटेश अय्यर इस टीम में 5 नंबर बल्लेबाजी करने वाले हैं। देन 6 नंबर पे बात की जाए तो रिंकू सिंह आ जाते हैं, फिर 7 नंबर आंद्रे रसल आ जाते हैं, फिर रमनदीप सिंह 8 नंबर पर आ जाते हैं। और आपको पता है कि ये जब 3 खिलाड़ी आ जाते हैं तो इसके ऊपर के जो 2 खिलाड़ी हैं उनका नंबर फिक्स रहता नहीं है। अगर मान लीजिए कि ओपनर्स ने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी तो 3 नंबर पर रसल भी जा सकते हैं, रमनदीप भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। इनका बैटिंग ऑर्डर पिछले साल की तरह यहां पर भी फ्लेक्सिबल रहेगा। लेकिन अगर नॉर्मल गेम चल रहा है, आपको अजिंक्य रहाणे की जरूरत है तो आप उनका इस्तेमाल करेंगे। तो अजिंक्य रहाणे को बेसिकली ज्यादा ये कप्तान के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, ना कि बल्लेबाज के तौर पर। जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी भी करेंगे, लेकिन मेजर रोल जो उनका रहेगा वो इस टीम में कप्तानी का रहेगा। वेंकटेश अय्यर का एज ए बैट्समैन इस्तेमाल ज्यादा होता हुआ देखेंगे, उन पर पैसा भी ज्यादा खर्च किया है। उसके बाद 9 नंबर पर हर्षित राणा, इस बार थोड़ा बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा। पिछली बार इनको मौका नहीं मिल पाया था क्योंकि बैटिंग आती नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इनको बल्ले से अपने जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। वरुण चक्रवर्ती की भी बल्लेबाजी इंप्रूव हुई है तो 10 नंबर के बल्लेबाज वो बन जाएंगे। टीएनपीएल में और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, इसीलिए उनको इंडिया की टीम में भी कुछ बल्लेबाजों से ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया गया था, तो लोग काफी सरप्राइज हुए थे। उसके बाद एनरिच नौकिया जो है वो 11वें खिलाड़ी होंगे और 12वें खिलाड़ी वैभव अरोरा या उमरान मलिक, इन दोनों में से चॉइस रहेगी। शायद शुरुआत आप वैभव अरोरा के साथ करेंगे, बट उमरान मलिक को भी किसी स्टेज पर आप जरूर खेलते हुए देखेंगे। तो ये इनके 12 प्लेयर होते हैं जो स्विच होते रहेंगे। इंपैक्ट प्लेयर भी आ गया अब इस टीम में। अगर आप देखें तो बैटिंग डेप्थ आपको हर्षित राणा 9 नंबर तक मिलती है। 8 नंबर पे तो आपके रमनदीप सिंह आ रहे हैं, जो कि मुझे लगता है पिछले साल के मुकाबले अंतर आपको जो नजर आएगा वो यही रहेगा कि नीतीश राणा और श्रेयस अय्यर यहां से निकल गए हैं और उसकी जगह पर आपको जो 2 बल्लेबाज दिख रहे हैं वो अजिंक्य रहाणे और अंग्रेज रघुवंशी दिख रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा डाउनग्रेड आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिनल डाउनग्रेड आप कह सकते हैं। ओवरऑल अगर गेंदबाजी में आए तो ऑप्शंस पूरे हैं। 4 फास्ट बॉलर इनको मिल रहे हैं, वैभव अरोरा, हर्षित राणा, एनरिच नौकिया और आंद्रे रसल की फास्ट बॉलिंग को मत भूलिएगा। स्पिन डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो 2 प्रॉपर स्पिनर, वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण। सो गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों अच्छी दिख रही हैं। पिछले बार के मुकाबले जो चीज शायद मेरे लिए कंसर्निंग हो सकती है, मिचेल स्टार्क के रिप्लेसमेंट के रूप में जो एनरिच नौकिया आए हैं, क्या वो उतना डिलीवर कर पाएंगे जो मिचेल स्टार्क ने इस टीम को ट्रॉफी जिताने के लिए किया था? आप लोग को क्या लगता है कमेंट करके बताइए। ये वीडियो एनालिसिस आपको पसंद आया है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।